नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय वर्तमान में मथुरा वृंदावन सहित पूरे भारतवर्ष में जोरदार चर्चाओं का विषय बना हुआ है वृंदावन में बनने जा रहा मंदिर बांके बिहारी का भव्य कॉरिडोर, जिसके समर्थन में और विरोध में तमाम लोग आ चुके हैं। तो वहीं अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है और इसकी राजनीति में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस और सपा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के वरिष्ठ लोकदल के नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जिन्होंने कि सपा का दामन थामा था, उसके बाद लोकदल में आए और जिस पार्टी में गए उसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। राजनीति के अच्छे जानकार हैं और अब जब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले ही लिया है तो बात करते हैं कि यदि इस मुद्दे का राजनीतिकरण होता है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, प्रश्न राजनीतिकरण का है ही नहीं। प्रश्न है वास्तविकता का, प्रश्न है लोगों की सुविधा का, भक्तों की सुविधा का। कॉरिडोर को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि ये सारी समस्याओं का निवारण है। ऐसा नहीं है। वृंदावन में मैंने माना कि बहुत भीड़ बढ़ी है, मंदिरों में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन कॉरिडोर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब आप कॉरिडोर में लोग आएंगे तो 4-4, 5-5 घंटे पहले लाइन में लगेंगे, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर में तो स्पेस उतना ही है जितना कि है। किस तरीके से लोग दर्शन कर पाएंगे? कॉरिडोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मैंने माना कि कॉरिडोर से कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ मनी है। व्यवस्थाओं को सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन तरीक़ों को यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि अतिक्रमण हटा कर आप एक शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि थ्री व्हीलर्स की बहुत भीड़ है, उसको अल्टरनेट डे कर सकते हैं। जैसे मंदिर में व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं। मंदिर में लोगों का ज़्यादा समय के लिए स्टे बंद होना चाहिए। लोग आएँ, दर्शन करें और निकल जाएँ। वहाँ पर VIP कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। देखिए, जब दुर्घटना हुई थी और 2 लोग मरे थे, उस समय प्रशासनिक कमी भी सामने आई थी। उस समय उसकी जांच के लिए जांच का आदेश भी हुआ था। उस जांच की क्या रिपोर्ट आई आज तक किसी को नहीं पता। जो निकास के द्वार थे वो बंद कर दिए गए थे। निकास का सिर्फ एक द्वार था, इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानियां हुई। मुझे लगता है कॉरिडोर सॉल्यूशन नहीं है। और यदि आप कॉरिडोर को सॉल्यूशन मानते भी हो तो मेरा मानना ये है कि पहले जनता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, वहाँ के लोगों से, रहने वाले लोगों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, गोस्वामी जी से विचार विमर्श होना चाहिए था और तब कॉरिडोर के बारे में निर्णय होना चाहिए था। लेकिन वार्ताओं का दौर अभी भी जारी है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनको थामने का प्रयास किया रहा है। कहीं ना कहीं पर लगातार सामंजस्य बैठाने की सरकार की कोशिश भी है। जो यहाँ अधिकारी हैं लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इतनी मीटिंग होने के बावजूद कहीं ना कहीं पर विरोध की लहर अब भी जारी है। देखिए, मैं कल मृदुल शास्त्री जी को सुन रहा था, आपका भी उसमें मैंने सुना था कि ये खाली बिहारी जी के मंदिर का मसला नहीं है, और मंदिरों को भी इसमें लिया जाना प्रस्तावित है। शायद 176 मंदिरों की संख्या है वो। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो एप्लीकेशन गई थी, रिट भी दायर हुई थी, उसमें भी ये मंदिरों का सरकार ने कहा है कि इन मंदिरों को प्रस्तावित है। और जो बातें हुई वो बाद में हुई, शुद्ध मन से नहीं हुई। न्यास का बनाना भी एक, मुझे लगता है कि वो एक गलत कदम उस समय था। उसमें बाहरी लोगों की प्राथमिकता थी, बाहरी लोगों की बहुतायत थी। स्थानीय गोस्वामियों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे रीजन बने जो जनता में इतना आक्रोश पैदा हुआ, वहाँ के गोस्वामियों में पैदा हुआ, दुकानदारों में पैदा हुआ। पहले कॉरिडोर का अगर हम बात करें, अब अयोध्या वाला मार्ग तो भी नया बना है और अयोध्या में भी प्रॉब्लम्स हैं। काशी में कॉरिडोर है, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को दिए नहीं गए। अयोध्या में भी ये हुआ कि स्थानीय लोगों को दुकानें नहीं दी गई, बड़े ज़्यादा पैसे लेकर दुकानें दी गई। प्रशासन वायदा तो कर रहा है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि सरकारी वायदों पर या प्रशासनिक वायदों पर जनता का भरोसा कम हो रहा है। आप दिल्ली चुनाव को ले लीजिए, हम आजकल इतना सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक भी झुग्गी झोपड़ी टूटेगी नहीं, उससे पहले उनको घर दिया जाएगा।
और वो 2,500 रुपये हर महिलाओं के खाते में जाना था। तो कोई वायदे पूरे नहीं होते। जब वायदे पूरे नहीं होते तो सरकार के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है, और शायद अविश्वास ही है जो लोग विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अधिकारी सही हैं, अधिकारी सही कह रहे होंगे, मैं ये मान लेता हूँ, पर यदि जनता विश्वास नहीं कर रही या वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो इसमें क्या कमियाँ हैं, इन पर निश्चित रूप से सबको मंथन करना चाहिए। जैसा कि देखा गया है अभी तक के हाल ही के जितने भी हेमा मालिनी के प्रोजेक्ट आए हैं, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते थे, उन पर अमल करने का जब भी प्रयास किया गया तो लोगों ने उसमें विरोध किया। तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कोई एक ऐसी लॉबी उनके पीछे पड़ी हुई है जो उनके किसी भी कार्य में अड़ंगा लगाती रहती है? नहीं, लोगों के विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लोगों ने विरोध कभी किया ही नहीं। जब वृंदावन मथुरा वृंदावन बनाने की बात थी, मेट्रो जैसी व्यवस्था की बात की गई थी, ये कहा था नीचे रोड बनेगा, ऊपर रेल चलेगी। जब प्रोजेक्ट आया तो बिल्कुल उसमें मथुरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था। किसी को भी टर्न लेना है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर आगे जाकर टर्न होना था। जो अंडरपास बने थे बहुत कम थे, बहुत से, और अंत में प्रोजेक्ट ख़त्म ही हो गया। तो जिस मथुरा की रेलवे लाइन का, मथुरा वृंदावन की रेलवे लाइन का हमेशा विरोध होता रहा था, वो रेलवे लाइन स्वतः ही ख़त्म हो गई। ये आप देखिए इस स्टाइल से, और रेलवे लाइन ख़त्म हो गई। और वो मेट्रो वाली जो बात थी, क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये प्रोजेक्ट आया था, बहुत सुंदर बनेगी, मेट्रो बनेगा, जगह जगह दर्शन अच्छे स्थल बनेंगे, लेकिन अब मेट्रो ही ख़त्म हो गई। दूसरा प्रोजेक्ट था 84 को यात्रा को लेकर, फ्यूचर की बात है। और भी 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनने हिमाचल, जैसे हमारे हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ा वो बनना था, ये तालाब था यहाँ पे, इसको पार्क वो बनना था, उसमें नावें चलनी थी, यहाँ पे बिल्कुल बच्चों का सब होना था, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। सवारी को लेकर क्या कहना चाहिए? जमुना जी में क्रूज चलेंगे, जहाज़ चलेंगे, एक क्रूज आया और वो क्रूज भी आज की स्थिति में बंद पड़ा है। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट का ऐसे ही होता रहा, आए प्रोजेक्ट लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे, उन पर पहले मंथन नहीं किया गया और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है। अगर आप वृंदावन की बात करें तो अधिकतम विकास किसके शासन में हुआ, इसको भी देखें आप। आज के समय में कितना विकास हुआ है उसको देखें। चलिए बात करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, गोस्वामी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं विरोध की, तो वहीं सरकार के लगातार प्रयास हैं कि कैसे भी करके जो डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो बातें आगे बढ़ रही है उनको ना बढ़ने दिया जाए, और कैसे भी प्रयास करें कि इसका राजनीतिकरण ना हो। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है जनता के लिए? राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होता है। अब हेमा जी का ही मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बल्कि 1997 में यदि मथुरा में पहला प्रोग्राम अगर हेमा जी का कोई हुआ था नृत्य वाला, तो उसका ऑर्गेनाइजर हम ही लोग थे। मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, और जेसीज ने उस समय इस्कॉन ने मिलके कराया था। बहुत सम्मान करते हैं ये कलाकार, तो उनका कोई मैच है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है आज भी। लेकिन जहाँ तक राजनीति, बहुत ख़राब चीज़ है। राजनीति में किसी को भी नहीं बख्शा जाता, आप कितने भी बड़े कैलिबर के आदमी हों। जैसे बनारस का ले लीजिए, मोदी जी की इतने कम वोटों से जीत हुई, माना तो ये जा रहा था कि पता नहीं बहुत वोटों से जीतेंगे, लेकिन लोगों को वहाँ भी नाराज़गी थी। ऐसे ही हेमा जी का जो प्रेजेंट में स्टेटमेंट, भले एक्सप्रेशन कुछ भी दें, पर ये बोला, मैंने भी वो वायरल वीडियो सुना था कि भाई जिनको कॉरिडोर तो बनेगा ही, और जिनको कॉरिडोर नहीं चाहिए वो वृंदावन छोड़ दें, ब्रज को छोड़ दें। वो शायद स्टेटमेंट गलत था। और एक पॉलिटिक्स में यही बात है, आप कोई विरोध वाली बात भी कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से की जाए कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा न लगे। पर जो हो गया वो हो गया। राजनीति कहीं आज भी नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं सुंदर वृंदावन बने, सब लोग ये चाहते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था ख़त्म हो, सब जो व्यवस्था ख़राब है, सब लोग ये चाहते हैं कि जो पानी भराव की समस्या है वो ख़त्म हो, और सब लोग चाहते हैं कि जमुना का प्रदूषण ख़त्म हो। ये मान लेना चाहिए कि पिछले 8 साल में जमुना के प्रदूषण को लेकर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया।
लेकिन राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनावों का समय कुछ साल के बाद में आने वाला है, कुछ कम समय रह गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठा लिया है कि अब की बार मां यमुना के ऊपर ही उनका जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो चुनावी मुद्दा बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मां यमुना का मुद्दा बना करके जीता है। ऐसे में कांग्रेस का भी यही प्रयास है कि जैसे ही उन्हें यमुना में गंदगी दिखी उन्होंने मुद्दा बनाया, और उसके 2 दिन बाद भी इसका असर भी देखने को मिला कि जो मथुरा वृंदावन के विधायक हैं वो खुद मां यमुना का जल के पान करने के लिए पहुंच गए थे। तो क्या ये माना जाए कि अब का जो चुनाव होगा वो मां यमुना को लेकर होगा? देखिए, अब का चुनाव अव्यवस्थाओं पर तो होगा, मथुरा वृंदावन की अव्यवस्थाओं पर ये चुनाव होगा, मथुरा वृंदावन के लोगों की परेशानियों पर ये चुनाव होगा। और निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी और योगी जी के चेहरों पर चुनाव जीते जाते थे, व्यक्ति लोगों की प्राथमिकता में रह ही नहीं गया था। कहीं के भी चुनाव को आप ले लो, शायद बीजेपी वाले लोग या तो प्रशासनिक कोई प्रॉब्लम है, अधिकारियों की प्रॉब्लम है, जनता से इतना जुड़कर काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो बीजेपी वाले जवाब देंगे। लेकिन जनता है समस्याग्रस्त हैं, करप्शन बढ़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। आप जमुना जी की बात कर रहे हो, प्रदूषण की भी बात कर रहे हो। अगले चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र के जो इस वक्त वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं हिंदी भाषियों को लेकर के, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो शर्मनाक है। महाराष्ट्र में यदि कुछ लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदी भाषियों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है। ये कानून के विरुद्ध बात है। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा बोल सकता है। और हिंदी बोलने वालों का जिस तरीके, फिर ये तो बात हर जगह शुरू हो सकती है, और स्टेट में भी शुरू हो सकती है, कर्नाटक में भी शुरू हो सकती है। ये बहुत ख़राब शुरुआत है। और वहाँ पर क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह के लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी अधिकार सिर्फ बीजेपी को है, और वो उनको करनी चाहिए जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो ये आगे चलकर देश के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। देखिए, अभी आपने कहा कई मुद्दों पर आपका चुनाव होगा, मात्र यमुना केंद्र में नहीं रहेंगी। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पर अगले चुनाव की संभावनाएं टिकी रहेंगी? देखिए, पहली बात तो वायदों का पूरा न करना। अब लोग समझने लगे हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा, 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंचने का वायदा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वायदा, 2,000-2,500 रुपये लोगों के खातों में पहुंचने का वायदा, झुग्गी झोंपड़ी वालों को का जिस तरीके से बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है वो देश पूरा देख रहा है। आपने ये कहा था कि पहले मकान देंगे, पहले रहने की जगह देंगे, फिर झुग्गी झोंपड़ी तोड़ेंगे। तो ये जो वायदा खिलाफी है, नोटबंदी से बहुत फ़ायदे गिनाए गए थे, जीएसटी से बहुत फ़ायदे गिनाए गए थे, और वो सीएए एनआरसी के बहुत फ़ायदे बताए, 370 के ख़त्म करने के। हालांकि 370 जो मैं समझता हूँ उसका एक क्लॉज एक उसमें अमेंडमेंट हुआ है, ख़त्म अभी भी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा था आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। ये बात, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ उससे भी लोगों के मन में नाराज़गी है, वो भी एक मुद्दा रहेगा। प्रदूषण, मथुरा में जमुना जी प्रदूषण एक मुद्दा रहेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था एक मुद्दा रहेगी, नालों की सफाई और जल भराव ये भी एक मुद्दा रहेगा। और मैं समझता ये हूँ कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई लोगों की गरीबी भी एक मुद्दा रहेगी। यहाँ भी दोनों के स्टेटमेंट में फ़र्क है। गडकरी जी का कल का भाषण था कि गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, जो कैपिटल है बहुत कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो रही है। सरकार कुछ कहती है, गडकरी जी कुछ कह रहे हैं, वो भी एक फ़र्क क्यों आ रहा है वो भी देखने। ये आंकड़ों की बाजीगरी भी हो रही है, किस तरीके से आंकड़ों को बदला जा सकता है, ये भी सब चल रहा है। मुद्दा है
जनता बदलाव का मूड बना रही है, मेरा अपना मानना है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। राष्ट्रीय लोकदल, मैं टेक्निकली राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का मथुरा वृंदावन में जो भी बेस था थोड़ा बहुत, वो शायद मैं उसको देख रहा था। अब जब बीजेपी और लोकदल का आपस में पैक्ट है, तो मथुरा वृंदावन में तो वैसे ही कुछ बचता नहीं है लोकदल के खाते में। तो मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। अब भविष्य क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, लोगों के छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं, और जो काम रूटीन में होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। वो सब प्रॉब्लम्स आगे चुनाव में होंगी। जीत हार कौन हो, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें बीजेपी के फेवर में भी तो हैं। ये जो धर्म वाला मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम वाला, उससे बीजेपी लाभान्वित भी होती है। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात तो थोड़ा डाइल्यूट हो रही है। अब आप देखिए ना, धर्म की तो इतनी बात हो ही नहीं रही। अब जो ये जाति संघर्ष शुरू हुआ है, ये भी आगे चल के एक बड़ी परेशानी, बड़ा मुद्दा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सब जनता के लिए उसे सुखी रखना, उनको जनता को रहने लायक सुविधा देना, और उनके बच्चों की पढ़ाई भी एक मुद्दा होगी, शिक्षा भी एक मुद्दा। बहुत शिक्षा महंगी हो गई है, ये भी एक मुद्दा है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये भी एक मुद्दा है। और जो स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए हो सकता है ये मुद्दा नहीं हो, लेकिन जनता के लिए ये एक मुद्दा होगा। क्योंकि जिस गांव में स्कूल ख़त्म किया गया, जो बच्चे आसानी से, गरीब बच्चे पढ़ सकते थे, वो सुविधा ख़त्म हो जाएगी। अब उनको पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना होगा, ये भी एक मुद्दा होगा। और मैं समझता ये हूँ कि बच्चों वाली संख्या का मुद्दा ज़्यादा नहीं है। तेलंगाना में तो एक बच्चे के लिए एक स्कूल में एक बच्चा, लेकिन स्कूल चलता है। टीचर्स की प्रॉब्लम भी है, टीचर्स नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं, स्कूल में पहुंचते नहीं हैं, टीचर्स हैं भी, तो ये भी एक मुद्दा है। एजुकेशन भी एक मुद्दा होगी, बेरोजगारी भी मुद्दा होगी। यहाँ पर ये बताइए कि आप जब राजनीति में थे, आपने तमाम बार सड़कों पर संघर्ष किया, आपने लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास किया। आखिर ऐसे क्या कुछ कारण रहे कि इतने सारे मुद्दे आपने गिना तो दिए, लेकिन अब आप कभी सामने नहीं आते? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का और लोकदल का पैक्ट भले ही माना जाए, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए जहां आज मधु शर्मा ने आवाज़ उठाई है, भले ही पार्टी के अंदर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सामने आकर के आवाज़ उठाई जनता के लिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन जनता की आवाज़ बनने का प्रयास किया है। ऐसे में आप चुप क्यों हैं? नहीं, मैं चुप बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, जहाँ मंच मिलता है मैं बोलता भी हूँ, आपके सामने भी मैं बोल रहा हूँ। आप ये कह सकते हो कि आप जो है ग्राउंड पर संघर्ष करते हुए नज़र नहीं आते हो, ये आप मुझ में, लेकिन वो रीजन शायद ये भी है कि मैं अब फ़िलहाल मैं लोकदल में हूँ, और लोकदल में कोई संघर्ष वाली कोई बात है ही नहीं। इस समय तो लोकदल सरकार का पार्ट है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं हर जगह बोलता हूँ और हर जगह करता हूँ, और मैं दूसरे रूप में भी लोगों। लेकिन मधु शर्मा ने ये नहीं सोचा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद उनके खिलाफ बात कर रही हूँ। क्या उनको कहीं से ऐसा लगता है कि किसी पार्टी ने उनको प्रलोभन दिया है? या मान लीजिए आपकी बात करते हैं, क्या आप इतने मुद्दों से आहत होकर क्या आप भी किसी अन्य पार्टी में अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं मधु जी की बोल्डनेस की तारीफ करता हूँ। हर व्यक्ति इतना बोल्ड नहीं हो सकता। मधु जी अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष थी, उस समय भी उन्होंने आवाज़ उठाई, अब भी वो आवाज़ उठा रही हैं। और इस तरह की आवाज़ को पार्टी विरोधी नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी यदि कॉरिडोर का विरोधी भी है, तो उसकी व्यक्तिगत राय पर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पार्टी विरोधी गतिविधि के रूप में नहीं माना है, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी के, क्योंकि भाई बीजेपी बहुत पावरफुल पार्टी है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके लिए कुछ लोगों की, मधु शर्मा जैसे लोगों की हो सकता है कोई अहमियत या नहीं हो, पर मुद्दे उठाने वाले, बहादुरी से मुद्दे उठाने वाले, जनता से के लिए लड़ने वाले इतिहास में अपना रोल करते हैं। मेरे साथ मैंने समाजवादी पार्टी के समय में जितने भी काम किए,
मैंने बहुत काम किए, जनता भी मानती है मुझे। आज भी लोग मिलते हैं, आपने हमारा ये काम करा। और कहीं भी शायद मैं किसी भी रूप में मेरे ऊपर शायद कोई आरोप नहीं लगा, भी नहीं, चाय पीने का आरोप नहीं लगा। तो मैंने काम किया, अब भी मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। प्रचार नहीं करता है, ऐसा प्रचार नहीं करता हूँ, ये बात एक अलग है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए हम एक जनता हैं, हम हर जगह लड़ झगड़ नहीं सकते, लेकिन जगह जगह गाड़ियाँ रोकते हैं पुलिस वाले, रोकना उनका अपना एक। आज ही जैसे मुझे स्वामी घाट जाना था किसी कार्यक्रम में, सुबह 9 बजे का टाइम था, चौक बाज़ार में रोका के गाड़ी, हालांकि मंगलवार था, ये भी व्यवस्था थी, चलने वाले रोड पर लोग नहीं थे, रोड खाली पड़ा था। मुझे स्वामी घाट जाना था, चौक में रोका गया, मुझे रोकने पे भी ऐतराज़ नहीं, पर वहाँ पे जो होमगार्ड वाला शायद तैनात था, उसका बोलने का ढंग इतना ख़राब था, इतना गंदा था कि मेरे मन को कस हो गया। लेकिन हाल ही में अभी श्लोक कुमार जी ने अभी हाल ही में जब गोवर्धन में मुड़िया पूनों का मेला प्रारंभ हुआ है, जब समीक्षा बैठक की गई, तो श्लोक कुमार ने आए हुए सभी होमगार्ड और सभी तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से प्रेम पूर्वक बात की जाए। ऐसे में आज आपके द्वारा आज ही बताया जा रहा है कि आज भी उनका जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं रूडली था। परसों मैं गोविंद नगर जा रहा था, गोविंद नगर में मेरी गाड़ी को रोका गया, गाड़ी जा रही थी, लेकिन शायद उनका इशारा मेरा ड्राइवर नहीं समझ पाया था। उन्होंने कहा था ऐसे कर लो शायद, लेकिन जिस तरीके से बोला, जिसने भी रोका और जिस तरीके से देखा, मेरे लिए मर जाने के बराबर था कि मैं क्या कहूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा ख़राब उसमें रूप में देखूँ तो मैं उतर के मैं भी बहस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बहस करना मेरी नेचर में नहीं है, तो मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा था। पर मैं उनका व्यवहार, एटीट्यूड देखता था। कोई पुलिस वाला ही था, जबकि ज़्यादातर पुलिस वाले बहुत सारे मुझे जानते भी हैं, बहुत सारे इलाज के लिए भी आते हैं। मैं सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करता हूँ, सबके निर्देशों का पालन करता हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस भाषा में जो खराबी आई है, जो तल्खी आई है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जनता को कहीं ना कहीं, जनता बोल नहीं सकती, मैं ही नहीं बोल पाया। मैं उतर के कह सकता था, मैं बहस कर सकता था, पर मैंने नहीं, अशोक अग्रवाल ये काम नहीं करना है उससे, क्योंकि निकलेंगे तो हमारी दिक्कत। और जबकि मैं गलत नहीं था। क्या आपके चुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा प्रमुख ट्रैफिक का? शायद रहेगा। करप्शन भी एक मुद्दा होगा, ये व्यवहार भी एक मुद्दा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी CUG अधिकार, CUG फ़ोन किस लिए थे? आप कोई भी CUG फ़ोन मिला लीजिए, किसी भी अधिकारी का फ़ोन मिलेगा नहीं। किसी फ़ोन मातहत पर रहेगा वो, या किसी और पर रहेगा, या कनेक्ट नहीं होगा। ये परेशानियाँ हैं, ये अव्यवस्थाएं मुद्दा बनेंगी। अब ऐसा नहीं है। जनता, ये मैं कह रहा हूँ बदलाव की जनता, ये सब चीज़ें हैं, ये व्यवहार है, ये बातें हैं, जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। बोलता देखिए 99% लोग नहीं बोलेंगे, एक जो बोलेगा वो अपमानित हो जाएगा। क्यों? कि आप तंत्र से नहीं लड़ सकते। आप किसी होमगार्ड से, किसी पुलिस वाले से, या किसी भी से आप कैसे बहस कर सकते हो भाई? अगर आप बहस करेंगे तो आप उससे ज़्यादा अपमान सहेंगे। इसलिए ऐसे मामले में चुप तो रहना ही चाहिए। पर मन में मैं बहुत बड़ी पीड़ा है मुझे ये। मैं कहीं गाड़ी पे झंडा नहीं लगाता, मैं बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ। ये सही है। मेरे गाड़ी का नंबर बाहर का है या मथुरा का ही है? मथुरा का ही नंबर है मेरे पास। छोटी सी बिरायों से चलता हूँ ज़्यादातर, वो भी बहुत पुरानी है। तो मैं कहीं, देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाहर की गाड़ियों को रोक लिया जाता है, अब चाहे चेकिंग के नाम पर हो, चाहे चालान के नाम पर हो। नहीं, मेरा गाड़ी का नंबर यहीं पर है। कुछ लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जैसे मुझे रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल जाना है, कभी जाता हूँ, अब ये वहाँ पर बैरिकेडिंग होती है वृंदावन में, रोक लेते हैं। तो गाड़ी को आप पार्किंग में खड़ी करिए, पार्किंग में खड़ी करने की फ़ीस भी 100 रुपये।
अब वो खड़ी करी है, फिर उसके बाद टेस्ट और फिर हॉस्पिटल में जाना है, लेकिन तो वहाँ जाने भी देते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा रोकते पे देखते हैं कि नहीं गाड़ी लोकल है और मैं भी अपना पर्चा देता हूँ उसका, तो जाने भी देते हैं। मैं ये हर एक के व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं एसएसपी सर से एक बार मिला हूँ, एक ही बार गया हूँ, उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। और जैसे काम तो पड़ता ही रहता है ज़्यादातर लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का व्यवहार मतलब बहुत श्रूड है। वो लगता ही नहीं कि आप ये किसी उसका व्यवहार है अच्छे आदमी का। कुछ लोग 10% 15%, यदि मेरी बात अधिकारियों तक ये पहुँचे और यदि ये मैसेज नीचे तक जाए और यदि कुछ व्यवहार में सुधार आएगा तो ये सबके लिए अच्छा होगा, अधिकारियों के लिए भी, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। तो देखा दर्शकों, आज एक बार फिर से हमने बात की मथुरा में डॉक्टरों के, क्षमा चाहूँगा, बच्चों के वरिष्ठ चिकित्सक और साथ के साथ में लोकदल के एक बड़े नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल से, जिन्होंने कॉरिडोर के मुद्दे को लेकर बात की, आगामी चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होंगे उस विषय को लेकर बात की और साथ के साथ में अपनी एक पीड़ा व्यक्त की उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो गाहे बगाहे अन्य स्थानों पर मथुरा में विभिन्न चौराहों पर बाहर से आने वाली और मथुरा की लोकल गाड़ियों को रोक लेते हैं। हालांकि रोकना, चालान करना, नियमित रूप से उन सभी के कागज़ चेक करना ये बेहद आवश्यक है, सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया था, उस रवैये को लेकर शिकायत थी। लगातार ऐसी खबरें और ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए हम जुड़ते रहेंगे मथुरा के तमाम वरिष्ठ नागरिकों से और दिखाते रहेंगे आपको ऐसी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।